गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मेरा नाम अक्षता सेन है। आज हम बीए बीएड और बीएससी बीएड दोनों में ही एक चैप्टर लगता है, एक पेपर आता है करिकुलम एंड स्कूल, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। उसकी यूनिट फर्स्ट चल रही थी। फर्स्ट यूनिट के अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था हिडन करिकुलम, यानी छिपा हुआ पाठ्यक्रम। छिपा हुआ पाठ्यक्रम का हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लिया है। आज हम इसमें जो कुछ भी थोड़ा बहुत बचा हुआ है, आज हम उसका अध्ययन करते हैं। देखिए, आइए हम देखते हैं इसके बारे में क्या होता है हिडन पाठ्यक्रम। छिपा हुआ पाठ्यक्रम के मामले में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, जबकि पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से सीखने की समग्रता का अनुभव है। पाठ्यक्रम के मामले में, है ना, पाठ्यक्रम के मामले में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, जबकि पाठ्यक्रम पूर्ण रूप से सीखने की समग्रता का अनुभव है। पाठ्यक्रम क्या है? पूर्ण रूप से सीखने की, जो कुछ भी हम एक साथ, जो भी पूर्ण रूप से हम जो कुछ भी सीख सकते हैं, उसका क्या है? अनुभव है ना, जो कि छात्रों के लिए प्रदान की जाती है। यह अनुभव बाहर किए जाने वाली गतिविधियों के रूप में है। यह शिक्षण के दौरान कार्य प्रदर्शन और प्रक्रियाओं में बनाया गया है। यह शिक्षण के दौरान कार्य प्रदर्शन की प्रक्रियाओं में बनाया गया है। इन अनुभवों की सामग्री यह शिक्षण के दौरान कार्य प्रदर्शन और प्रक्रियाओं में बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? हिडन पाठ्यक्रम बनाया जाता है, छिपा हुआ पाठ्यक्रम। इन अनुभवों की सामग्री और फॉर्म को मोटे तौर पर पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकों, शिक्षकों की गाइड और अधिगम सामग्री के अन्य रूपों में निर्देशित किया जा सकता है। इन अनुभवों को मुख्य रूप से शिक्षण उद्देश्यों जो कि अधिक विशिष्ट है, प्राप्त करने और मदद करने के लिए प्रदान की जाती है और मदद करने के लिए इसका पाठ्यपुस्तकों, शिक्षक गाइडों, अधिगम सामग्रियों के अन्य रूपों में निर्देशित किया जा सकता है। इन अनुभवों को मुख्य रूप से शिक्षण उद्देश्यों जो कि अधिक विशिष्ट है, प्राप्त करने, मदद करने के लिए प्रदान की जाती है और वह इस विषय से संबंधित है। उन्होंने यह भी शिक्षा के व्यापक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए योगदान करते हैं। इस अर्थ में वे व्यापक समुदाय, इस अर्थ में हिडन पाठ्यक्रम के अर्थ के अगर हम देखें तो वे व्यापक समुदाय और समाज में जीवन से संबंधित है। ये उनकी प्राप्ति की दिशा में शिक्षा का योगदान चित्रित करने के लिए व्यापक दिशा निर्देशों के राष्ट्रीय लक्ष्यों के रूप में कहा जाता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष पाठ्यक्रम हैं, जिन्हें पाठ्यपुस्तक
या अन्य प्रत्यक्ष रूप में, जिन्हें पाठ्य पुस्तक या अन्य प्रत्यक्ष रूप में छात्रों के समक्ष नहीं रखा जा सकता, जिन्हें समक्ष रूप से हम छात्रों के समक्ष नहीं रख सकते हैं, है ना, परंतु इनके व्यक्तिगत जीवन और व्यवहारिक जीवन दोनों ही, और व्यवहारिक जीवन व जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित होता है, इसके अंतर्गत कुछ ऐसे विशेष पाठ्यक्रम आते हैं, इसके अंतर्गत कुछ विशेष पाठ्यक्रम है जिन्हें पाठ्य पुस्तक या अन्य प्रत्यक्ष रूप से छात्रों के समक्ष हम नहीं रख सकते, परंतु इनके व्यक्तिगत और व्यवहारिक जीवन व जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित होती है। जो क्या होता है, जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित होता है। पहला आता है इसके अंतर्गत, इसको हम अगर अध्ययन की दृष्टि से बांटें तो इसका आता है जीवन। पहला आएगा इसके अंतर्गत जीवन की क्रिया प्रदान स्थिति। बच्चों में चार मुख्य प्रवृत्तियों का विकास पर जोर दिया जाता है। ये चार मुख्य प्रवृत्तियां या प्रेरणाएं निम्नलिखित है। बच्चों में जो होती है चार प्रकार की मुख्य प्रवृत्तियों के विकास पर हम जोर देते हैं। अब वो प्रेरणाएं कौन कौन सी हो सकती है, उन्हें हम निम्नलिखित रूप से समझ सकते हैं, जैसे सामाजिक, रचनात्मक, गणवेशात्मक और प्रयोगात्मक। सामाजिक, रचनात्मक, गणवेशात्मक और प्रयोगात्मक, अभिव्यक्तिजन्य या कलात्मक। सामाजिक में जैसे बच्चों को सामाजिक बनाने पर हम जोर दे सकते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर ही उसका विकास संभव है, तो उसे सामाजिक बनाने के पर हम जोर दे सकते हैं। रचनात्मक, बच्चों को अनेक रचनात्मक कार्यों की ओर हम अग्रसर कर सकते हैं। गणवेशात्मक और प्रयोगात्मक, उन्हें विभिन्न प्रकार के प्रयोग करने पर प्रयोग एवं अभिव्यक्तिजन्य, अपनी बात को रखना और कलात्मक दृष्टि से भी अनेक नई प्रकार की कलात्मक, उनमें सृजनात्मकता, कला का विकास हम इनमें कर सकते हैं। सन 1930 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए। इसका नेतृत्व H.G. कैसवेल ने किया। इन्होंने हर्बर्ट स्पेंसर द्वारा प्रतिपादित 5 जीवन क्षेत्रों में जैसे कि आत्मरक्षा, जीवन रक्षा, वंशवृद्धि एवं शिशु पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक अवकाश का उपयोग। जैसे हमें आत्मरक्षा के लिए किसने बताया था, हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया। आत्मरक्षा, जीवन सुरक्षा, वंशवृद्धि एवं शिशु पालन, सामाजिक एवं राजनीतिक और अवकाश का प्रयोग। हमें छुट्टी का भी उन्हें सदुपयोग करना चाहिए। से प्रेरणा लेकर जीवन क्षेत्र में 9 क्षेत्रों का चयन किया। कितने क्षेत्रों का चयन किया? से हर्बर्ट स्पेंसर ने इसे प्रेरणा लेकर इसने 9 क्षेत्रों का चयन किया। पहला आता है जीवन एवं स्वास्थ्य का संरक्षण। जीवन एवं स्वास्थ्य का संरक्षण करना। दूसरा है जीवन वृत्ति की प्राप्ति। मतलब जीवन में हमें जिन चीजों की आवश्यकताओं की धन किस प्रकार हम कमा सकते हैं, वृत्ति किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। परिवार की व्यवस्था हम किस प्रकार से परिवार में किन चीजों की आवश्यकताएं होती है, किस प्रकार से परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। अगला आता चौथा, धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। हमारी धार्मिक भावनाओं को हम किस प्रकार से अभिव्यक्त कर सकते हैं। धार्मिक भावनाओं को हमें किस प्रकार से हमारी धार्मिक भावनाओं की हमें अभिव्यक्ति देनी चाहिए, है ना। धार्मिक भावनाओं की अभिव्यक्ति। 5वां आता है सौंदर्य बोधात्मक इच्छा की संतुष्टि। 6वां है शिक्षा प्राप्ति। 7वां आता है इसके अंतर्गत सामाजिक एवं नागरिक जीवन में सहयोग करना। 8वां मनोरंजन।
सामाजिक एवं नागरिक जीवन में हमें सहयोग करना चाहिए। सामाजिक एवं नागरिक जीवन में हम किस प्रकार से सहयोग कर सकते हैं? मनोरंजन के माध्यम से भी हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। भौतिक स्थितियों में सुधार, भौतिक स्थितियों में हम किस प्रकार से भौतिक स्थितियों में हम किस प्रकार से भौतिक स्थितियों में सुधार। अब दूसरा आता है जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित। जीवन की स्थायी दूसरा है इसका छिपे हुए पाठ्यक्रम में इसका दूसरा बिंदु आता है जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित। जेम्स एम ली ने जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन अनवरत रूप से चलने वाली स्थिति में निहित है। जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन अनवरत रूप से चलने वाली स्थितियों में निहित है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के स्तर पर समाज में पाता है। अपने विकास के स्तर पर प्रत्येक स्तर पर व्यक्ति प्रत्येक स्तर पर समाज में पाता है ना। जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन अनवरत रूप से चलने वाली स्थितियों में निहित जिनमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के स्तर पर समाज को पाता है। अब इसके पार्ट देखें हम। पहला आता है दूसरे के अंदर ना, जीवन की स्थायी स्थितियों के अंतर्गत है। जीवन की स्थायी स्थितियों के अंतर्गत है जीवन की स्थायी स्थितियों व्यक्तिक क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां। जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित जेम्स एम ली के अनुसार हमने देखी थी इसकी परिभाषा। जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित पाठ्यक्रम उन अनवरत रूप से चलने वाली स्थितियों में निहित है जिनमें प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को अपने विकास के स्तर पर समाज में पाता है। दूसरा इसमें इसका पहला बिंदु आएगा व्यक्तिक क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित इसे भी हम दो भागों में बांटते हैं। व्यक्तिक क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां, एक तो व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर जो विकास की जो स्थितियां बन रही है वो, और दूसरी आएगी इसमें सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियां। पहला हम देखते हैं व्यक्तिक क्षमताओं के विकास से संबंधित स्थितियां। इसमें स्वास्थ्य, बौद्धिक शक्ति, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, मूल्यांकन तथा नैतिक शक्तियों के विकास से संबंधित स्थितियों को स्थान दिया जाता है। इसमें स्वास्थ्य, इसमें व्यक्तिक क्षमता मतलब हमारे व्यक्तिगत स्थिति आएगी कि व्यक्ति का स्वास्थ्य कैसा है, उसकी बौद्धिक शक्ति कैसी है, उसकी अभिव्यक्ति कैसी है, सौंदर्यात्मक अभिव्यक्ति, वो खुद कितने अच्छे ढंग से अपनी बात को रख सकता है। मूल्यांकन तथा वह खुद का मूल्यांकन किस हद तक खुद का मूल्यांकन कर सकता है। उसमें नैतिक शक्तियों का विकास करने से संबंधित स्थितियों को इसमें स्थान दिया जाता है। दूसरा है इसका बिंदु जीवन की स्थायी स्थितियों पर आधारित का दूसरा बिंदु है सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियां। सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियों के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के संबंधों, सामूहिक संबंधों तथा अंतर सामूहिक संबंधों के विकास से संबंधित स्थितियों को शामिल किया जाता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति के खुद के व्यक्तिगत संबंध आ जाएंगे, उसके सामूहिक संबंध आ जाएंगे, समाज से उसके किस प्रकार के संबंध है, अंतर सामूहिक संबंधों के विकास,
उसका जो सामूहिक संबंध, समाज से जो उसका संबंध बन रहे हैं, उन सारे संबंधों के विकास से, वहां पर पहले वाले में व्यक्तिगत क्षमताओं में तो क्या आएगा, व्यक्ति की खुद का विकास के बारे में आएगा। और सामाजिक सहभागिता के संबंध के सामाजिक सहभागिता के विकास से संबंधित स्थितियों में क्या आएगा, व्यक्ति का सामूहिक विकास के बारे में आएगा। सामूहिक संबंध कैसे हैं, अंतर सामूहिक संबंधों के विकास से संबंधित स्थितियों को इसमें शामिल किया जाता है। तीसरा है पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर आधारित। अब पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर आधारित पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर आधारित प्रारंभ में पाठ्यक्रम का क्षेत्र विभिन्न विषयों की पाठ्य वस्तु के अध्ययन अध्यापन तक ही सीमित माना जाता था। विद्यालयों में आयोजित होने वाली अन्य प्रवृत्तियां जैसे खेल कूद, व्यायाम, सांस्कृतिक क्रियाकलाप आदि को पाठ्येतर क्रियाएं माना जाता था। परंतु पाठ्यक्रम के व्यापक दृष्टिकोण के आधार पर अब इन प्रवृत्तियों का पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। अब इन प्रवृत्तियों को किस नाम से जाना जाता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है। वर्तमान समय में विद्यालयों में शिक्षकों के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की पाठ्य सहगामी क्रियाएं आयोजित की जाती है, जिन्हें कुछ प्रमुख वर्गों में निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला आएगा इसमें शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं। दूसरा आएगा सामाजिक क्रियाएं। तीसरा सृजनात्मक क्रियाएं। पहला है शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, दूसरा है सामाजिक क्रियाएं, तीसरा सृजनात्मक क्रियाएं, चौथा सांस्कृतिक क्रियाएं और पांचवा साहित्यिक क्रियाएं। अब हम इसमें पहला देखते हैं शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं। अब शारीरिक विकास संबंधी क्रियाएं, इसके अंतर्गत शारीरिक प्रशिक्षण, पीटी, व्यायाम, खेलकूद, ट्रैकिंग, पर्वतारोहण, हाइकिंग, तैराकी, नौकायान आदि क्रियाओं के साथ साथ स्वास्थ्य प्रशिक्षण, रोगों से बचने के उपाय, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान, शुद्ध एवं पौष्टिक आहार आदि बातों को समाहित किया जाता है। शारीरिक विकास संबंधी क्रियाओं के अंतर्गत हम किसको क्या क्या चीजें आएगी, शारीरिक प्रशिक्षण, पीटी, व्यायाम करना आएगा, योग आएगा, खेलकूद आएंगे, पर्वतारोहण, पर्वतों के ऊपर चढ़ना उतरना, तैरना, नौकायान, नाव चलाना आदि सभी क्रियाएं किसके अंतर्गत आएगी, शारीरिक विकास संबंधी के अंदर। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य परीक्षण भी है, सभी प्रकार के हमारे स्वास्थ्य परीक्षण आएंगे, रोगों से बचने के उपाय बताए जाएंगे, शुद्धता एवं स्वच्छता का ध्यान रखने के बारे में बताया जाएगा, शुद्ध एवं पौष्टिक आहार की बातें भी हमें शारीरिक विकास के अंतर्गत बताई जाएगी। दूसरा आएगा सामाजिक क्रियाएं। अब सामाजिक क्रियाएं के अंतर्गत क्या आएगा, विद्यालयों द्वारा बालकों के माध्यम से सफाई अभियान करवाना, है ना, बालकों द्वारा सफाई अभियान करवाना, साक्षरता का प्रसार, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों का प्रचार, सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रचार अभियान आदि को संचालित करना इसके अंतर्गत आता है। विद्यालयों के द्वारा सफाई अभियान रखना, विद्यालयों में कई बार जैसे विद्यालयों में आप लोगों ने देखा होगा कि आज इस कॉलेज में या इस स्कूल में सफाई अभियान रखाया जाता है, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक साफ सफाई, है ना, सार्वजनिक स्थानों की साफ सफाई पे ध्यान दिया जाता है। साक्षरता का प्रसार, साक्षरता के घर घर जाकर बच्चों को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां देना, उन्हें सामाजिक कुरीतियों एवं अंधविश्वासों को दूर करने के लिए प्रचार करना आदि सभी कार्य किसके अंतर्गत आएंगे, सामाजिक क्रियाओं के अंतर्गत आएंगे। सृजनात्मक क्रिया, इस वर्ग में बालकों की रचना
इस वर्ग में बालकों की रचना संबंधी प्रवृत्तियों इस वर्ग में बालकों की रचना संबंधी प्रवृत्तियों जैसे चित्रकारी, पिचकारी, दस्तकारी, बागवानी आदि वस्तुओं का निर्माण, नवीनता की खोज आदि को समाहित किया जाता है। सृजनात्मक क्रियाएं, सृजनात्मकता में क्या सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? उसमें मौलिकता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए। इस वर्ग में इसके अंतर्गत बालकों को रचना संबंधी प्रवृत्तियां बताई जाती है। चित्रकारी करना, बच्चों को बताया जाता है कि इस प्रकार से आप चित्र करिए, इनमें इस प्रकार से रंग भरिए। बागवान बगीचे की साफ सफाई करवाना, बगीचे में कौन कौन से फूल उगाना, नए फूल उग रहे हैं तो वो कैसे हैं, उनकी देखभाल करना, है ना, आदि के बारे में सृजनात्मक आदि वस्तुओं का निर्माण करना। कुछ अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुओं का निर्माण करना, जैसे कहीं वेस्ट मटेरियल से कुछ अच्छा सा उपयोगी सामान बनाना का निर्माण करना, नवीनता की खोज करना आदि किसके अंतर्गत आएंगे? सृजनात्मकता के अंतर्गत आएंगे। चौथा आता है सांस्कृतिक क्रियाएं। सांस्कृतिक क्रियाएं इसके अंतर्गत एकल अभिनय, सांस्कृतिक अभिनय क्रियाओं में आएगा एकल अभिनय, मूल अभिनय। एक अकेला अभिनय करके बताएगा या उसका मूल अभिनय होगा। नाटक, प्रहसन, संगीत, नृत्य एवं अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएं सम्मिलित होती है। इसके अंतर्गत एक जना अकेला इसका अभिनय करेगा, मूल अभिनय होगा, नाटक होगा, संगीत होगा, नृत्य होगा। अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएं किसके अंतर्गत आएगी? सांस्कृतिक क्रिया। इसके अंतर्गत जैसे किसी का भी नाटक ले सकते हैं, जैसे एक अकेला अभिनय कर सकता है या कक्षा के सभी छात्र उसमें भाग ले सकते हैं, नाटक कर सकते हैं, उसमें संगीत के माध्यम से, नृत्य के माध्यम से या अन्य मनोरंजनात्मक क्रियाएं इसके अंतर्गत सांस्कृतिक क्रियाओं में शामिल किया जाएगी। अब पांचवा आता है इसका साहित्यिक क्रियाएं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर आधारित का पांचवा और अंतिम बिंदु है साहित्यिक क्रियाएं। साहित्यिक क्रियाओं के अंतर्गत इसके अंतर्गत भाषण कला, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, कार्य गोष्ठी, कविता, पाठ, अंताक्षरी, परिचर्चा, वार्ता, आशुभाषण, पत्रिका प्रकाशन, लेखन, समाचार एवं पत्र वाचन आदि पुस्तकालय एवं वाचनालय के उपयोग से संबंधित प्रवृत्तियों का समावेश किया जाता है। जैसे इसके अंतर्गत भाषण, कला, वाद विवाद, विचार गोष्ठी, कार्य गोष्ठी, कविता का पाठ पढ़ना, अंताक्षरी करना, चर्चा करना किसी विषय पर, वार्ता करना, आशुभाषण देना, पत्रिका में कोई लेखक का प्रकाशन आया है उसकी कटिंग लाकर उसको काट करके उसका अच्छा सा बना करके उसे विद्यालय में प्रस्तुत करना, समाचार के द्वारा उसका पत्र वाचन करना, पुस्तकालय एवं वाचनालय के माध्यम से इन सभी का उपयोग करना आदि संबंधित प्रवृत्तियों का इसके अंतर्गत समावेश होता है। चौथा इसका पाठ्य सहगामी क्रियाएं हो गई। अब इसमें चौथा बिंदु आएगा रुचि कार्यों पर आधारित। चौथा है रुचि कार्यों पर आधारित। रुचि कार्यों पर आधारित इसके अंतर्गत वे सभी प्रवृत्तियां आ जाती है जिनका आयोजन विद्यालय द्वारा बालकों की रुचियों का समुचित विकास करने के उद्देश्य से किया जाता है। इस प्रकार की प्रवृत्तियों में विभिन्न वस्तुओं जैसे टिकट, सिक्के, पत्थर आदि का संग्रह करना, चित्र एवं कार्टून बनाना, फोटोग्राफी करना, बेकार पड़ी चीजों से उपयोगी वस्तुएं बनाना, विभिन्न प्रकार के चित्रों के एल्बम तैयार करना आदि शामिल किए जाते हैं। यद्यपि विद्यालयों में आयोजित की जाने वाली प्रवृत्तियों को उपयुक्त 3 वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, किंतु सही मायने में न तो इन प्रवृत्तियों को प्रवृत्तियों की पूर्ण सूची तैयार की जा सकती है और न ही निश्चित रूप
और न ही उन्हें निश्चित रूप से किसी एक वर्ग में रखा जा सकता है। उदाहरणार्थ वाद विवाद, परिचर्चा, पैनल चर्चा आदि प्रवृत्तियों का पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के अंतर्गत साहित्यिक प्रवृत्तियों के सम्मिलित किया जा सकता है, प्रवृत्तियों में सम्मिलित किया जा सकता है। किंतु यदि इन्हीं प्रवृत्तियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के किसी प्रकरण के अध्ययन अध्यापन की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तब यही शैक्षिक प्रवृत्तियां हो जाती है। इस प्रकार की व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप भी इनमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरणार्थ खेल पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है ना। खेल जो किसके अंतर्गत आता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। किंतु कुछ राज्यों ने इसे अब तक अनिवार्य विषय के रूप में पाठ्यक्रम में निश्चित स्थान प्रदान किया है। अतः अब यह शैक्षिक प्रवृत्तियों में सम्मिलित हो गया है। रुचि पर आधारित कार्यों के अंतर्गत वे सभी प्रवृत्तियां आ जाती है जिनका आयोजन विद्यालय बालकों की रुचि का विकास करने के उद्देश्य से करता है, जिसके माध्यम से बालकों की रुचियों का विकास होता है। जैसे कुछ बालकों में टिकट डाकघर में जो टिकट आते हैं ना, वो टिकट इकट्ठे करने का सिक्के इकट्ठे करने का, पत्थर, अलग अलग तरह के पत्थर, वो पत्थर नहीं, हाँ, अलग अलग तरह के पत्थर आदि का संग्रह करने की किन्हीं में रुचि होती है, किसी में रुचि होती है। किसी में चित्र बनाने की रुचि होती है, तो किसी में कार्टून बनाने की रुचि होती है। किसी को फोटोग्राफी करने का शौक होता है, तो किसी में बेकार पड़ी चीजों से उपयोगी वस्तुएं बनाने का, विभिन्न प्रकार के एल्बम एवं चित्र आदि तैयार इसमें शामिल किए जाते हैं। रुचि से उनमें अलग अलग प्रकार की रुचि होती है, सब में अलग अलग रुचियां होती है, और सबका किसी न किसी में तो रुचि होती है। रुचि यानी इंटरेस्ट होता है। यद्यपि विद्यालयों में आयोजित होने वाली प्रवृत्तियों को किसी तीन वर्गों में विभाजित करने का प्रयास किया जाता है, किंतु सही मायने में न तो इन प्रवृत्तियों को पूर्ण सूची तैयार की जा सकती है और न ही इन्हें किसी एक भी वर्ग में रखा जा सकता है। उदाहरण वाद विवाद, परिचर्चा, पैनल चर्चा आदि प्रवृत्तियों का पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के अंतर्गत साहित्यिक प्रवृत्तियों में सम्मिलित किया जाता है। किंतु यदि इन्हीं प्रवृत्तियों को निर्धारित पाठ्यक्रम के किसी प्रकरण के अध्ययन अध्यापन की विधि के रूप में प्रयोग किया जाता है, तथा तब यही शैक्षिक प्रवृत्तियां हो जाती है। इस प्रकार व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप भी इनमें परिवर्तन होता रहता है। उदाहरण खेल पाठ्य सहगामी प्रवृत्तियों के अंतर्गत आता है ना। खेलना जो किसके अंतर्गत आता है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है। लेकिन कई बालकों को खेलने में रुचि होती है ना, खेल में रुचि होती है और अब तक कुछ राज्यों ने तो खेल को पाठ्य सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आता है ना, इसको एक अनिवार्य विषय ही बना दिया है। एक पीरियड तो बच्चों के खेलने का होना ही चाहिए, निश्चित स्थान प्रदान किया गया। अतः अब शैक्षिक प्रवृत्तियों में शामिल हो गया है खेल भी, है ना। अब इसका पांचवा और अंतिम बिंदु आता है शैक्षिक प्रवृत्तियां अथवा क्रियाएं। यद्यपि विद्यालयों में समस्त क्रियाकलापों के साथ शिक्षा क्षेत्र की सभी प्रवृत्तियां वे जहां भी जिस भी रूप में चाहे जब भी आयोजित की जाती हो शैक्षिक होती है। किंतु सामान्य रूप से उन्हीं प्रवृत्तियों को शैक्षिक कहा जाता है जिनका नियोजन यद्यपि विद्यालयों के समस्त क्रियाकलाप, जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं विद्यालय क्षेत्र में, है ना, शिक्षा के क्षेत्र में, जहाँ कहीं भी वे प्रवृत्तियां जहाँ भी जिस भी रूप में चाहे जब भी आयोजित की जाती है शैक्षिक होती है ना।
विद्यालय में कभी भी कोई भी कार्यक्रम होता है या कुछ भी होता है, कोई भी क्रियाकलाप होता है, वो किसके अंतर्गत माना जाता है? शैक्षिक कार्यक्रम के अंतर्गत माना जाता है। किंतु सामान्य रूप से उन्हीं प्रवृत्तियों को शैक्षिक कहा जाता है जिनका नियोजन कुछ निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य विषयों के पठन पाठन की दृष्टि से किया जाता है। लेकिन कुछ ही सामान्य रूप से अगर हम शैक्षिक प्रवृत्तियों की अगर बात करें तो जिनका नियोजन कुछ निश्चित लक्ष्य की पूर्ति के लिए किया जाता है ना, जिनका नियोजन किसके लिए किया जाता है? कुछ निश्चित शैक्षिक लक्ष्य की प्राप्ति, जैसे कुछ जिससे हमें जिसका कुछ निश्चित शैक्षिक लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य विषयों के कुछ विषय जो होता है उसके पठन और पाठन की दृष्टि से किया जाता है। इन प्रवृत्तियों का आयोजन मुख्य रूप से कक्षा कक्ष के विभिन्न विषयों के अध्ययन अध्यापन के रूप में किया जाता है। किंतु वर्तमान में व्यवहारिक अर्थात प्रायोगिक कार्यों का पाठ्यक्रम में समावेश होने तथा नवीन शिक्षण विधियों द्वारा बालकों की सक्रियता पर अधिक बल देने में फलस्वरूप प्रयोगशालाएं, कार्यशालाएं तथा पुस्तकालय आदि शैक्षिक प्रवृत्तियों के कार्यस्थल बन गए हैं। इसके साथ ही अब अधिगम अनुभवों अर्थात विद्यार्थियों द्वारा वास्तविक परिस्थितियों के प्रत्यक्ष ज्ञान के रूप में प्राप्त करने पर भी अधिक बल दिया जाने लगा है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न भौगोलिक, वैज्ञानिक, औद्योगिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक महत्व के स्थानों के भ्रमण एवं सर्वेक्षण आदि भी आयोजित किए जाते हैं, जहां पर छात्र जाकर वास्तविक स्थितियों पर प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। अतः इन्हें शैक्षिक प्रवृत्तियों में ही सम्मिलित किया जाता है। अतः इन सभी को किसमें शामिल किया जाता है? शैक्षिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। विद्यालय में जितने भी क्रियाकलाप हो रहे हैं, जितने भी कार्य हो रहे हैं, वो उन सबको किसमें शामिल किया जाता है? शैक्षिक। वे सभी किसमें शामिल होते हैं? चाहे वे किसी भी रूप में आयोजित होते हो, चाहे वे जब कभी भी आयोजित होती हो, उसे क्या कहा जाता है? शैक्षिक कहा जाता है। लेकिन सामान्य रूप से उन्हीं प्रवृत्तियों को शैक्षिक कहा जाएगा। जिनका नियोजन कुछ निश्चित लक्ष्य की पूर्ति हेतु निर्धारित पाठ्य विषयों एवं पाठ्य पठन की दृष्टि से किया जाता है ना। कुछ जिसके लिए कुछ उद्देश्य निर्धारित हो, उसके कुछ लक्ष्य निर्धारित हो, जिसका पठन पाठन की विषय की दृष्टि पाठ्य विषयों के पठन पाठन की दृष्टि से किया जाता है। इन प्रवृत्तियों का मुख्य रूप से आयोजन कहाँ होता है? कक्ष में भिन्न विषयों के रूप में अध्ययन अध्यापन किया जाता है ना। ये सब किसके अंतर्गत आएगी? शैक्षिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत आएगी। धन्यवाद। और कहीं भी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। ये था हिडन पाठ्यक्रम का पार्ट 3।